चलिए आज बात करते हैं एक क्लासिक कहानी बड़े भाई साहब की। इस कहानी के जरिए हम ना सिर्फ दो भाइयों के रिश्ते की परतों को समझेंगे बल्कि उस महान लेखक से भी मिलेंगे जिन्होंने इसे अपनी कलम से जिंदा कर दिया। तो इस कहानी के दिल में एक बहुत ही सीधा सा सवाल छिपा है। क्या बड़े होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना है? कहानी हमें एक ऐसी दुविधा में ले जाती है जो बहुत जानी पहचानी है। एक तरफ है बड़े होने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ है वो बचपन जो कहीं पीछे छूट रहा है। देखिए, बड़े भाई के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि उसे एक मिसाल बनना है और इस चक्कर में उसे अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को दबाना पड़ता है। वो सोचते हैं कि अगर उनकी अपनी ही बुनियाद कमजोर रह गई तो वो अपने छोटे भाई के लिए एक मजबूत इमारत भला कैसे खड़ी कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कहानी के इन दो मुख्य किरदारों से। ये दो भाई हैं जो रहते तो एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन उनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यहां पर आपको फर्ज और आजादी की सीधी टक्कर दिखाई देगी। एक तरफ हैं 14 साल के बड़े भाई साहब जो 9वीं क्लास में हैं और जिनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर है ताकि उनकी बुनियाद मजबूत हो, और दूसरी तरफ है उनका 9 साल का छोटा भाई जिसकी दुनिया किताबों से कोसों दूर खेल के मैदानों और पतंगबाजी में बसती है। और हाँ, बड़े भाई साहब वो उपदेश देने की कला में तो माहिर हैं। वो छोटे भाई को ये याद दिलाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते कि देखो, पढ़ाई कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन छोटे भाई का क्या? उसके लिए तो असली दुनिया क्लासरूम के बाहर ही थी। मैदान की जो पुकार थी ना, वो किसी भी किताब की आवाज से कहीं ज्यादा जोरदार और लुभावनी थी। अब भाई साहब के डांट का असर देखिए। छोटा भाई डर के मारे एक ऐसा टाइम टेबल बना डालता है जिसमें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। सुबह 6 बजे से अंग्रेजी, फिर हिसाब, मतलब कमाल ही है। इस पूरे टाइम टेबल में खेल कूद का खा तक नहीं है। पर सच तो ये है कि कागज पर बना ये टाइम टेबल मैदान की ताज़ी हवा और दोस्तों की आवाज़ों का मुकाबला कैसे करता? इरादे तो नेक थे, पर वो मैदान की पुकार के आगे टिक नहीं पाए। और फिर आते हैं साल के सबसे ज़रूरी दिन, सालाना इम्तिहान, और जो नतीजे आते हैं वो कहानी में एक ऐसा मोड़ लाते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देता है। नतीजा ऐसा आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दिन रात किताबों में डूबे रहने वाले बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और खेलने कूदने वाला छोटा भाई न सिर्फ पास होता है बल्कि अपनी क्लास में अव्वल आता है। इस हैरान करने वाले नतीजे के बाद तो छोटे भाई के मानो पंख ही निकल आते हैं। उसे लगने लगता है कि उसका जीने का तरीका ही सही था। अब उसे भाई साहब का डर भी पहले से बहुत कम लगता है। लेकिन बड़े भाई साहब उसकी इस खुशफहमी को एक ही पल में तोड़ देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि ये तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है, ये तो बस एक तुक्का है। समझो कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है जो बार बार नहीं लगती। अब सवाल ये उठता है कि इतनी गहरी, इतनी मानवीय कहानी लिखने वाला वो जीनियस कौन था? आखिर कौन था वो कहानीकार जिसने शब्दों से इतनी सच्ची दुनिया बना दी? तो ये कोई और नहीं बल्कि धनपत राय थे, जिन्हें आज पूरी दुनिया मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानती है। प्रेमचंद की पूरी जिंदगी साहित्य को ही समर्पित थी, लेकिन उनका सफर आसान बिल्कुल नहीं था। सोचिए, उनका जो पहला कहानी संग्रह था, सोज़-ए-वतन यानी देश का दर्द, उसे अंग्रेज सरकार ने देशद्रोह कहकर जब्त कर लिया था। पर वो रुके नहीं। हंस और माधुरी जैसी पत्रिकाओं के जरिए वो अपनी आवाज को और बुलंद करते रहे। तो आखिर प्रेमचंद के लेखन में ऐसा क्या खास था जिसे एक साहित्यिक क्रांति का नाम दिया गया? उनकी कलम में वो जादू था, वो ताकत थी कि लोगों ने उन्हें जीते जी कथा सम्राट यानी कहानियों का सम्राट कहना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये उस सम्मान का प्रतीक थी जो उन्होंने हिंदी साहित्य की दिशा बदलकर कमाया था। उनकी सबसे बड़ी क्रांति यही थी कि उन्होंने साहित्य को राजा रानियों और परियों की दुनिया से बाहर निकाला और उसे आम आदमी के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने उस किसान, उस मजदूर को अपनी कहानियों का हीरो बनाया जिसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। गोदान हो या गबन, उनकी हर रचना इसी सच्चाई की गवाह है। प्रेमचंद की कहानियां जैसे बड़े भाई साहब हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या बड़ा होना सिर्फ उम्र से तय होता है या तजुर्बे से? और क्या किताबी ज्ञान जिंदगी से मिले सबक से ज्यादा जरूरी है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।